अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 3 अप्रैल 2023। विषय है जल संकट के लिए तैयार रहिए। यह आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी जी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। फिर गर्मी आ रही है और हमारे देश के अनेक इलाके पानी की कमी से जूझेंगे। चिंताजनक बात यह है कि कई इलाकों में भारी बारिश के बावजूद हम हर साल जल संकट से जूझते हैं। साल दर साल स्थिति गंभीर होती जा रही है। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में चेताया है कि आगामी कुछ वर्षों में दुनिया के कई देश गंभीर जल संकट से जूझेंगे, जिनमें भारत प्रमुख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत में पानी का गंभीर संकट होगा। यहाँ तक कि नदियों में भी पानी का प्रवाह बहुत कम हो जाएगा या वे सूख जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी कुछ वर्षों में दुनिया की लगभग 8 अरब में से 2.40 अरब आबादी पानी के गंभीर संकट से जूझ रही होगी। वर्ष 2016 तक पृथ्वी की 9.33 करोड़ आबादी की ही जल संकट से जूझ रही थी। जाहिर है कि पिछले कुछ वर्षों में यह संकट तेजी से बढ़ा है। आकलन है कि एशिया में लगभग 80% आबादी जल संकट से जूझ रही है। दुनिया की लगभग 26% आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। खासकर पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में स्थिति बहुत गंभीर है। उक्त रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा और ग्लेशियर लगातार पिघलने के कारण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निदेशक आंद्रे अजोले ने कहा है कि वैश्विक जल संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल उपाय करने की ज़रूरत है। जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 400 शहरों में से शीर्ष 20 में 4 शहर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली भारत में है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार देश के 21 शहर जीरो ग्राउंड वाटर लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसका आशय यह है कि इन शहरों में पीने का पानी भी नहीं उपलब्ध होगा। इसके कारण 10 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। भारत में ग्रामीण इलाकों में पहले से ही जल संकट की गंभीर समस्या है। इस कारण भी लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह पलायन पहले ही जन सुविधाओं से जूझ रहे शहरों पर बोझ बढ़ा देता है। एक और चुनौती है कि देश में बड़ी आबादी ऐसी जगह रहती है जहां हर साल सूखा पड़ता है। हालांकि देश में नदियां तो अनेक हैं, लेकिन उनमें उपलब्ध पानी की गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है। उनका पानी पीने को तो छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि पानी की उपलब्धता में गिरावट की एक बड़ी वजह बढ़ती जनसंख्या भी है। पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार गिरावट की एक वजह उपलब्ध संसाधनों के अतिदोहन और जल संचयन की व्यवस्था न होना भी है। यह भी चिंताजनक है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक भूजल दोहन वाले देशों में है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में नगर निगम द्वारा निर्धारित 1500 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी ज़्यादा पानी दिया जाता है। दिल्ली प्रति व्यक्ति पानी की खपत के लिहाज से दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ पानी की प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन खपत 272 लीटर है। इसकी बड़ी वजह पानी की बर्बादी और अनियंत्रित औद्योगिक खपत भी है। अपने देश में घरों में भी उपयोग की कोई मानक सीमा तय नहीं है। साथ ही धान और गन्ने जैसे फसलों में भी पानी की खपत बहुत अधिक होती है। हम किसानों को कम जल खपत वाली फसलों के लिए प्रेरित नहीं करते हैं और सबसे ज़रूरी जल संचयन भी सभी लोग भारी अनदेखी करते हैं। ग्रामीण इलाकों में जल संकट खत्म करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पिछले साल 24 अप्रैल को अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की हुई थी। इसके तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य है। यदि इस योजना पर ईमानदारी से अमल हुआ तो देश में भूजल बढ़ाने में खासी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार का दावा है कि देश भर में अब तक 40,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है और आगामी 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। समस्या केवल कम बारिश की नहीं है। बारिश होती भी है तो हम जल संरक्षण नहीं करते। अपने तालाबों को हमने पाट दिया है। शहरों में तो अनेक स्थान पर बहुमंजिले अपार्टमेंट और मॉल खड़े हो गए हैं। झारखंड की ही मिसाल लें, यहाँ साल में औसतन 1400 मिलीमीटर बारिश होती है। यह किसी भी पैमाने पर अच्छी बारिश मानी जाएगी, लेकिन बारिश का पानी बह कर निकल जाता है। उसके संचयन का कोई उपाय नहीं है। इसे चेक डैम या तालाबों में के जरिए रोक लिया जाए तो साल भर खेती और पीने के पानी की समस्या नहीं होगी। हालात यह है कि गर्मी की अभी शुरुआत भर हुई है और कई राज्यों में जल संकट ने दस्तक दे दी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह केवल सरकारों के बूते के बात नहीं है। समाज को भी आगे आना होगा। हम लोग गांव में जल संरक्षण के उपाय करते थे, वे भी हमने छोड़ दिए हैं। पर्यावरणविद दिवंगत अनुपम मिश्र ने तालाबों पर भारी काम किया था। उनका मानना था कि जल संकट प्राकृतिक नहीं, मानवीय है। बस्ती के आसपास जलाशय, तालाब, पोखर आदि बनाए जाते थे। जल संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। यह काम प्रकृति के अनुकूल किया जाता था, लेकिन हमने तालाब मिटा दिए और जल संरक्षण का काम छोड़ दिया। राज्य या केंद्र सरकार तालाबों को जिंदा करने का काम करे तो बहुत अच्छा, अन्यथा लोगों को इसकी पहल करनी चाहिए। भूजल स्तर के घटते जाने को रोकने का उपाय केवल जल संरक्षण ही है। हमारी नीतियाँ पर्यावरण के अनुकूल बने, इसके लिए प्रबुद्ध लोगों को हस्तक्षेप करना होगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तालाबों का संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है। स्कूलों में पर्यावरण और जल संरक्षण की जानकारी बच्चों को देनी होगी। जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए एक कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करना होगा। राज्य और केंद्र स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कई नीतियां और कानून हैं, लेकिन नीतियों का पालन सही ढंग से हो, इसके लिए दबाव बनाना होगा। हम सभी को जल संचय का संकल्प लेना होगा, वरना यह आपदा का रूप ले लेगा। अगला विषय है गर्म होते समुद्र। धरती का तापमान बढ़ने के साथ साथ समुद्र भी गर्म होते जा रहे हैं। बीते 4 साल से समुद्री तापमान रिकॉर्ड स्तर पर था, पर मार्च के मध्य यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस रुझान को देखकर विशेषज्ञ आशंकाओं से भर गए हैं। आगे इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। इस गर्मी में यह पूर्वानुमान है कि अल नीनो का प्रभाव
रहेगा, जिसके कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ने, खतरनाक चक्रवातों के आने और प्रवाल भीतियों के बड़े नुकसान होने की आशंका है। पिछले 1-1.5 दशक में कई ऐसे वर्ष रहे हैं जब औसत तापमान ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर रहा है। ऐसी स्थिति में ला नीना के चलते वातावरण में ठंडक आने से भी कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इससे तटीय इलाकों के डूबने के खतरे के साथ समुद्री तूफान आने और समुद्री जीवों एवं पौधों के तबाह होने का संकट गहरा होता जा रहा है। अगर समुद्र के पानी तापमान बढ़ता रहा तो धरती के तापमान को नियंत्रित करने तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134-32% वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29% की बढ़ोतरी हुई है। भारत ऐसे संकटों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में है। हमारा समुद्र तट बहुत बृहत है तथा इसके निकट बड़ी आबादी की बसावट है तथा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। समुद्री तापमान में बढ़ोतरी से तटीय क्षेत्र के पर्यावरण और जलवायु पर नकारात्मक असर होगा। हमारा देश दुनिया के बहुत से हिस्सों की तरह बढ़ती गर्मी और समय से पहले तापमान अधिक होने की समस्या से जूझ रहा है। वर्ष 2023 लगातार दूसरा ऐसा साल है जब भारत समय से पहले गर्मी आने की चुनौती का सामना कर रहा है। शोध बताते हैं कि भारत के 45% से ज़्यादा जिलों के भू परिदृश्य के पैटर्न बदल गए हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील यानी सबसे पहले प्रभावित होने वाले क्षेत्र बन गए हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती ऐसी ही बनी रही तो भारत के 14 राज्यों में 2050 तक प्राकृतिक आपदाओं का संकट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका, यूरोप जैसे अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों में गर्मी तेजी से बढ़ी है। साथ ही जंगलों में आग लगने, सूखा पड़ने, बाढ़ आने जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तापमान की समस्या वैश्विक है, इसलिए सभी देशों को मिलकर समाधान के लिए तुरंत सक्रिय होना होगा। अगला आलेख है भगवान महावीर के संदेशों को सुने विश्व। भगवान महावीर के संदेशों को सुने विश्व। यह महावीर जयंती पर विशेष लिखा हुआ आलेख। यह आलेख लिखे हैं प्रोफेसर वीर सागर जैन, जो जैन दर्शन विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं। आज विश्व हिंसा, आतंकवाद और युद्ध से जूझ रहा है। आज पर्यावरण के संकट का सघन दौर भी है। मनुष्य ढेरों मानसिक समस्याओं से घिरा हुआ है। चारों ओर भ्रष्टाचार है। ऐसी विकट स्थिति में भगवान महावीर के संदेशों का महत्व पहले से कहीं अधिक है। अगर उनके उपदेशों को अपनाया जाए, उसके अनुरूप आचरण किया जाए तो देश दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। भगवान महावीर ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि भी जीव हैं, इसलिए मनुष्य इनकी भी रक्षा करे। उन्होंने रात्रि में भोजन की मनाही की थी। आज रात में भोजन की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो गई हैं। हम पानी छानकर पिएं। यह शिक्षा भगवान महावीर ने 2500 साल पहले दी थी। आज विज्ञान कह रहा है कि पानी शुद्ध पियो
तो भगवान महावीर की प्रासंगिकता इसलिए भी है कि उन्होंने हमें खान पान की शुद्धि का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सूक्ष्म जीवों को भी नुकसान मत पहुंचाओ। यह उनका संदेश है। शराब और नशे से बचो। आज हमारे समाज में नशा कितनी बड़ी समस्या है, हम सब जानते हैं। आज जो कोरोना महामारी आई वह मांसाहार के कारण आई। इस दौर में समस्त विश्व ने यह देख लिया है कि भगवान महावीर के संदेश कितने प्रासंगिक हैं। भगवान महावीर के संदेशों के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में साहित्य सृजन और वितरण पर ध्यान देना चाहिए। गोष्ठियों एवं सम्मेलनों के माध्यम से उनके उपदेशों और उनके महत्व पर विचार विमर्श करना चाहिए। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अन्य संचार माध्यमों को भी इसमें अधिक योगदान करना चाहिए। उन्हें भगवान महावीर के संदेशों और प्रसंगों को अधिक से अधिक प्रकाशित और प्रसारित करना चाहिए। आज ऐसा नहीं हो रहा है। अन्य महापुरुषों और दिव्य लोगों के भी ऐसे ही संदेश और ऐसी ही शिक्षा दी है। उनके संदेशों और उपदेशों को भी व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाना चाहिए, किंतु भगवान महावीर के दर्शन और उपदेश इस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक और सुगमता से ग्राह्य हैं। इसलिए उन्हें समाज के बीच अधिक से अधिक प्रसारित किया जाना चाहिए। भगवान महावीर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्यादवाद। भगवान महावीर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्यादवाद। इसका आशय यह है कि आप किसी के विचारों से टकराएं नहीं। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। उन्होंने समन्वय की बात कही, इसे अपनाया जाए तो आज की बहुत सी समस्याएं और विवाद आदि सुलझ जाएंगे। इन विचारों को लोगों तक ले जाकर ही हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। भगवान महावीर ने महावीर शब्द की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि जो स्वयं को जी ले वही महावीर हैं। उन्होंने कहा, दुनिया को जीतने वाले सिकंदर बहुत मिल जाएंगे, पर अपने को जीतो। हम अपने भीतर तमाम तरह के दोष धारण किए रहते हैं। उनके निवारण के लिए हम प्रयास नहीं करते। यहाँ आदमी लाचार हो जाता है। उन्होंने विरोधी से प्रेम करना सीखने का उपदेश दिया है। यह संसार का सबसे कठिन कार्य है। जिससे हमारे मतभेद हैं उसे हम तबाह कर देना चाहते हैं। इसलिए हर जगह हिंसा और कटुता का वातावरण है। भगवान महावीर के संदेश इसके समाधान में सबसे उपयुक्त हैं। हमें उन्हें जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवान महावीर के संदेशों को आगे बढ़ाने में जैन समाज और संगठनों का बड़ा उत्तरदायित्व है। भगवान महावीर से संबंधित और अन्य धार्मिक आयोजन में भोजन, शोभा यात्रा जैसे कार्यक्रम के साथ साथ उनके जीवन और सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम भी होने चाहिए। जयंती और निर्वाण के अवसर पर व्याख्यान के कार्यक्रमों में पुस्तिकाओं का भी वितरण होना चाहिए। बौद्धिक लोगों को बुलाया जाना चाहिए और भगवान महावीर के सिद्धांतों को इनके माध्यम से समाज के सभी वर्गों में प्रसारित प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। इन आयोजनों में भगवान महावीर के विचारों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जैन समाज के बच्चों को भगवान महावीर के संदेशों से अवगत कराना चाहिए। इसके लिए सरल साहित्य और कक्षाओं का आयोजन हो सकता है
जो लोग भगवान महावीर के संदेशों को जानना समझना चाहते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। यह सारे काम जरूरत करने चाहिए ये सारे काम जरूर करने चाहिए। भगवान महावीर के संदेश बौद्धिक कल्याण के संदेश हैं। भगवान महावीर के संदेश वैश्विक कल्याण के संदेश हैं, इसलिए उनके विचारों एवं संदेशों के प्रचार प्रसार की बड़ी आवश्यकता है। अगला आलेख है पॉलिटिक्स का दही। यह आलेख लिखे हैं आलोक पुराणिक, जो एक व्यंकर हैं। दिमाग का दही यह मुहावरा पुराना है, अब नया है पॉलिटिक्स का दही। दही के पैकेट पर दही लिखा जाएगा। इस पर दक्षिण भारत में बवाल खड़ा हो गया। हिंदी को थोपने की साजिश माना गया दही को। हिंदी को थोपने की साजिश माना गया दही को। अब कर्नाटक में कन्नड़ मोशारू, तमिल में थाइर और तेलुगु में पेरुगु लिखा जाएगा दही को। यह कर्ड यानी इंग्लिश पर बवाल नहीं है, हिंदी के दही पर बवाल है। हिंदी वाले उदार लोग हैं। तेलुगु की फिल्म RRR को बहुत मज़े से देखते हैं। साउथ में दही के मसले पर शोले पैदा हो जाते हैं। हाल में एक रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ एक डिश का नाम था दही के शोले। यद्यपि इसे इंग्लिश में लिखा गया था। मैंने मैनेजर से आपत्ति व्यक्त की, इसे हिंदी में क्यों ना लिखा गया। उसने जो बताया उसका आशय था कि हिंदी टाइप बंदों की औकात नहीं है कि उस महंगे रेस्टोरेंट में खा पी सकें। मैं चुप हो गया, इस खौफ से कि उसे उस रॉयल्टी का पता चल गया है जो मुझे 11 किताबें हिंदी में लिखने के बाद मुझे मिली है। आम हिंदी लेखक को जो रॉयल्टी मिलती है उसमें वह एक आध हफ्ते दही खा सकता है। दही के शोले नामक डिश नहीं। दही के शोले का कॉन्सेप्ट यह है कि एक विकट फ्राइड टाइप पकोड़े के बीच में थोड़ा सा दही और मिर्ची लगाकर पेश कर दिया जाता है। दही चर्चा में है। यूं आमतौर पर शराब चर्चा में रहती है। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया था कि शराब की सेल दनादन बढ़ रही है। शराब के कस्टमर की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि शराब की महंगाई की शिकायत कभी नहीं करता। तमिलनाडु के नेता स्टालिन हिंदी पर मार मचाते हैं तो साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री बनने में उनकी रुचि नहीं है। जिसे प्रधानमंत्री बनना होता है वह हिंदी में बात करना सीख लेता है। कुछ दिनों बाद भोजपुरी वालों की जनसंख्या इतनी हो लेगी कि उनके सपोर्ट के बिना कोई प्रधानमंत्री ना बन सकेगा। दही ने खबर दी है कि जब इक्का दुक्का सांसदों के नेता भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तब करीब 3 दर्जन सांसदों की हैसियत वाले स्टालिन प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। खैर, अब दही मोशारू, थाइर और पेरुगु हो लिया है। थाइर के शोले नाम से अगर उत्तर भारत के रेस्टोरेंटों में डिश लाया जाए तो देखने वाला समझेगा कि वह क्या नई डिश है। दूसरा रेस्टोरेंट नकल में पेरुगु के शोले भी ला सकता है। शोले को इंग्लिश में फ्लेम्स
फ्लेम्स बोल सकते हैं। मोसारू फ्लेम्स के नाम से भी डिश पेश किया जा सकता है। मोसारू फ्लेम्स किसी इंग्लिश फिल्म का नाम लगता है। अगला आलेख है कामगारों के लिए जर्मनी ने खोले दरवाजे। लोहा बनाने वाली एक कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने के कारण स्टीवन माइलट को जर्मनी में नौकरी का मौका मिल गया। हिंद महासागर में फ्रेंच द्वीप रीयूनियन से जर्मनी के आइजेनहुएटेन्स्टाट आने पर माइलट को अच्छा वेतन और आगे के लिए बढ़िया संभावना भी मिली। माइलट जैसे युवा ट्रेनी के जर्मनी आने से आर्सलर-मित्तल कंपनी को भी राहत मिली है। कंपनी की जर्मन शाखा के प्रमुख राइन ब्लास्चेक कहते हैं कि युवा ट्रेनियों का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कारोबारियों के लिए कुशल कामगारों को ढूंढना बड़ा सिरदर्द बन गया है। बड़ी संख्या में जर्मन कर्मचारी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। चांसलर ओलाफ शुल्ज की सरकार जर्मनी की बूढ़ी होती आबादी की चुनौतियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट रिसर्च के मुताबिक 2022 के अंत तक करीब 20 लाख पद खाली रह गए। इसी महीने चांसलर शुल्ज ने संसद को बताया कि जर्मनी के कामगारों से इस कमी को भर पाना संभव नहीं होगा, सो वे अप्रवासन के कानूनी रास्तों को खोलकर तत्काल जरूरी कामगारों को लुभाएंगे भी। यूरोपीय संघ में नौकरी ढूंढने वाले माइलट जैसे युवा वीजा की अतिरिक्त मुश्किलों का सामना किए बगैर जर्मनी में पहले से ही काम कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी मानव संसाधन की कमी हो रही है। बीते सप्ताह शुल्ज के मंत्रिमंडल ने एक नए बिल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया, जिसके जरिए अप्रवासन के नियमों को आसान बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवा कामगारों को जर्मनी आने के लिए लुभावना है। बिल में उपयुक्त लोगों को वीजा के लिए पॉइंट आधारित सिस्टम बनाने की बात है। इसमें जर्मन भाषा बोलने की क्षमता, नौकरी के लिए योग्यता और उम्र के आधार पर पॉइंट दिए जाएंगे। अगला विषय है ठेके पर नौकरी की व्यवस्था बंद हो। आजकल देश की हर कंपनी ठेके पर नौकरी का नोटिफिकेशन दे रही है। अनुबंध पर भी नौकरी पाने के लिए इन युवाओं को खुले बाजार से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। युवा इन रिक्तियों के लिए अप्लाई करते हैं। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट में पास करने पर नौकरी मिलती है। कंपनियां अपने लाभ के लिए अस्थायी नौकरी का डर दिखाकर युवाओं का शोषण करती है। इसके बाद कंपनी जब चाहती है उन्हें बाहर कर देती है। इसलिए सरकार व न्यायालय को इस पर अंकुश लगाने की पहल करनी चाहिए। अगला आलेख है ऐतिहासिक स्थलों का हो विकास। आने वाले समय में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या का राम मंदिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्नति में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जाना चाहिए। सरकार को पुरौना के मां जानकी मंदिर, विद्यापति जन्मस्थली, अहिल्या स्थान, बलिराजगढ़ के किला आदि का विकास करना चाहिए। इससे सूबे की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों के आने से
आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगला आलेख है नैतिकता का गुण। नैतिकता शब्द सुनने में अच्छा लगता है, पर यह गुण न तो किसी पर थोपा जा सकता है, न ही किसी को जबरन धारण करवाया जा सकता है। इसकी अंतर्निहित गुणवत्ता के कारण यह स्वाभाविक रूप से ही धारण किया जा सकता है, मगर कुछ आवश्यक तत्वों एवं माता पिता द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की सहायता से निस्संदेह हम नैतिकता को बचपन से ही विकसित कर सकते हैं। यदि माता पिता ईमानदार, दयालु, शिक्षित और अनुशासित हैं, तो संभवतः उनकी संतानों में भी उन्हीं गुणों की धारणाएं पाई जाएंगी। अच्छे संस्कारों वाली माँ निस्संदेह एक उत्कृष्ट बालक को ही जन्म देगी और अपने मूल्यों से सींचकर उस बालक को एक महान व्यक्तित्व के रूप में संसार के समक्ष पेश करेगी। अच्छे संस्कार का बीज बोने का सर्वोत्तम समय बचपन है, अतः सभी माताओं को श्रेष्ठ बीज बोने की प्रक्रिया को बचपन से ही एक उत्तम शिक्षक की सहायता से आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि माँ के बाद सबसे बड़ा उत्तरदायित्व शिक्षक का ही होता है, जो आगे चलकर अपने छात्रों को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। आधुनिक युग में मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा को नैतिकता को विकसित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। हमें भी अपने बच्चों के अंदर प्रार्थना एवं ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। ये सभी क्रियाएं हमारे जीवन में महान परिवर्तन लाती हैं, साथ ही हमें सही गलत का एहसास भी कराती हैं, ताकि हम अपने जीवन का सही दिशा में निर्देशन कर सकें। हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे आसपास के सभी सुख साधन एवं सामग्री क्षणभंगुर हैं, परंतु हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा और नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। याद रखें, नैतिकता हमारे भीतर से उभर कर आती है, परंतु अफसोस इस बात का है कि दुनिया में आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने भीतर की गहराई में जाना आता है, क्योंकि हम तो सतह पर रहकर अपने जीवन को संचालित करने के अभ्यस्त हैं। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।